हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिटिंग। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए? ऑडिटिंग में हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने भी ये चैप्टर 3 तक नहीं देखे हैं वो इसको देख लीजिए। और आज हम इसका क्या करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या दे रखा है? आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल की बात करी गई है। और देखो, इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, ये आप खुद सोचिए। जैसे मान लीजिए कोई फर्म आप चला रहे हैं, कोई कंपनी आपने खोली, तो इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, वो क्यों उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, थोड़ा इसके बारे में सोचिए तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑडिटिंग के लेक्चर्स हैं, ये जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपके कहीं भी जूनियर अकाउंटेंट वो ऑडिटिंग का सेक्शन है और ये सारे टॉपिक्स हैं, तो ये समान रूप से वहाँ भी उपयोगी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए उपयोगी है ना, ये सभी जगह उपयोगी समान रूप से रहेंगे लेक्चर्स। अब देखिए, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, इसको समझते हैं। आ जाइए। देखिए, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का तात्पर्य जो भी फाइनेंशियल, जो वित्तीय, वे उन सभी नियंत्रणों से है जो प्रबंध द्वारा संगठन के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संपत्तियों को सुरक्षा देने के लिए या लेखों की सत्यता एवं विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए प्रयोग में जो मैकेनिज्म लिया जाता है उसे ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भैया SA 400, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 400 किससे डील करता है? आंतरिक नियंत्रण से डील करता है। ऐसे मतलब अंकेशक मानक 400 या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 400 के अनुसार इंटरनल कंट्रोल है ना, आंतरिक नियंत्रण का आशय मतलब आंतरिक नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो वापस से यहाँ पे आइए पीछे की तरफ। अब देखिए ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, और हम कौन सी बात कर रहे हैं? SA 400। ठीक है, हम SA 400 की बात कर रहे हैं और ये किससे डील करते हैं? ये दोनों इंटरनल कंट्रोल से डील कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रह जाएगा कि चौथे नंबर का चैप्टर इंटरनल कंट्रोल था हमारे ऑडिटिंग में, तो SA 400 इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। इसमें कुछ हार्ड एंड रूल है ही नहीं, है ना। आशय एक संस्था के प्रबंधन द्वारा अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई सभी नीतियां एवं प्रक्रियाओं से है। संस्था में जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रबंधकों का होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लें। ठीक है, तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व किसके पास होती है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो संस्था के प्रबंधक होते हैं उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। आंतरिक नियंत्रण में प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सम्मिलित किया जाता है। तो कौन सी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, जिसे प्रशासनिक बोलते हैं, वित्तीय जो फाइनेंशियल, ठीक है, वो प्रबंधन प्रणाली को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें पैसों से रिलेटेड देखेंगे, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रबंधकीय नीतियों का पालन, संपत्तियों का रखरखाव, कपट, अशुद्धियों को रोकना व पकड़ना, लेखांकन, अभिलेखों की पूर्णता व शुद्धता, सही समय पर विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति को शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? इंटरनल कंट्रोल के अंदर आती हैं। कि भैया कोई जैसे मान लीजिए संपत्तियां हैं, जो असेट्स हैं, उनके रखरखाव से रिलेटेड, प्रबंधक नीतियों से रिलेटेड, अशुद्धियों को रोकने से रिलेटेड, लेखांकन जो कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, उनके अभिलेखों से रिलेटेड। ठीक है, जो उनमें शुद्धता, जो गणितीय शुद्धता है उसका पूरा ध्यान रखा गया है या नहीं, वो जो इन्फॉर्मेशन उसमें यूज़ करी गई है वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, उन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब एक तरीके से भाग है। ठीक है, अब देखो WW बिग के अनुसार, WW बिग के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आंतरिक नियंत्रण का आशय प्रबंध द्वारा व्यापार चलाने के लिए अपनाई गई वित्तीय एवं नियंत्रण की अन्य संपूर्ण प्रणाली से है, जिसमें आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण और अन्य प्रकार के नियंत्रण भी सम्मिलित हैं। अब देखिए, आंतरिक निरीक्षण को क्या बोलते हैं? इंटरनल चेक। आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट, ये आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पे चेक CHECK। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ देखिए SA 200,
SA 200 किससे डील कर रहा है? SA 200 डील कर रहा है बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, ठीक है। तो जो ऑडिटिंग करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है वो कौन से ऐसे के अंदर दे रखे हैं? SA 200 के दे रखे हैं। SA 400 में क्या दे रखा है? इंटरनल कंट्रोल दे रखा है। तो ये कुछ SA हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है कि व्यवसाय के आकार एवं प्रकार, जो व्यवसाय का जो आकार है, जो जिस व्यवसाय की आप क्या कर रहे हैं? ऑडिटिंग कर रहे हैं, उसका क्या शेप है, साइज है, कितना वो बड़ा है, कितना छोटा है, किस नेचर का व्यवसाय है, उसके लिए उपयुक्त मात्रा में विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों का समावेशन करने वाले एक पर्याप्त लेखांकन तंत्र के अनुसरण हेतु प्रबंधन उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है या नहीं किया गया है, ये चीज़ बताता है, ठीक है। तो करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है। कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2003, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए। तो कारो क्या की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है? कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। या तो ये ध्यान रखें, एक तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि कारो कौन से वर्ष का है? 2003 का है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है? इसके अंदर बताया गया है कि जो इसके अनुसार अंकेशक को अंकेशन करते समय टिप्पणी करनी होती है, क्या कंपनी के पास व्यापार की जो प्रकृति है तथा उसके आकार के अनुसार एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से किसके अकॉर्डिंग बताता है? एक ऑडिटर मेंशन करता है जब भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो उसमें ये मेंशन जरूर करेगा कि भैया कि जिस कंपनी की मैंने ऑडिट करी है, इस कंपनी के पास कारो मतलब कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2003 के अकॉर्डिंग इसके पास में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है या नहीं है, ये बताता है, मेंशन करता है ऑडिटर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए कारो 2003 क्या कह रहा है? कारो 2003 कह रहा है कि अधीन कंपनियों में जिनकी चुकता पूंजी, ठीक है, चुकता पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल बोला जाता है, पेड अप कैपिटल, ठीक है। तथा संचय क्या होता है? रिजर्व्स। अगर किसी कंपनी की कोई चुकता पूंजी वर्ष के आरंभ में 50 लाख है ना, वित्तीय वर्ष के आरंभ में 50 लाख से अधिक हो, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी, आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कौन कौन से पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट हो गया चुकता पूंजी की बात कर रहा है, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स की बात कर रहा है। अगर किसी फर्म के पास में वर्ष के आरंभ में 50 लाख से अधिक का क्या है? पेड अप कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, संचय हैं, तो उसे इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? लगातार, यहाँ हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। लगातार पिछले 3 वित्तीय वर्षों में औसत बिक्री, जो एवरेज सेल्स हुई है, एवरेज मतलब बिकी है ना, एवरेज बिकी नहीं होगा, एवरेज टर्नओवर है ये, ठीक है, जो उसका व्यापार होता है, ठीक है, ये व्यापार बोलेंगे इसको। एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक हो, इसको कैसे फाइंड किया जाता है? जैसे मान लीजिए ये एक आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया और ये आपका थर्ड ईयर हो गया, ठीक है। ये 3 साल हो गए, इसमें लिख भी देता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड NDYR, ठीक है, ईयर, और ये थर्ड, ये RD थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया और ये थर्ड ईयर हो गया। फर्स्ट मतलब ST1 और ST ये ऊपर, ठीक है, और ये सेकंड में ND है, सेकंड 2 और ND, थर्ड RD हो गया, ये RD, ठीक है, थर्ड। तो अब ये क्या हो गया? अब इन जो फर्स्ट ईयर है उसका टर्नओवर, वो सेल्स, ठीक है, एवरेज टर्नओवर फर्स्ट ईयर का देखेंगे, दूसरे साल का टर्नओवर देखेंगे और तीसरे साल का टर्नओवर देखेंगे एंड डिवाइडेड बाय इनको क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो एवरेज 3 ईयर का अगर टर्नओवर 5 करोड़ 5 CR से ज़्यादा है, अधिक है ना, तो उस कंपनी को भी क्या होगा? इंटरनल ऑडिटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख से अधिक है किसी की, पेड अप कैपिटल यहाँ पे देखिए, पेड अप कैपिटल किसी वित्तीय वर्ष के आरंभ में 20 लाख रुपए, मतलब पेड अप कैपिटल के साथ में रिजर्व्स भी हैं, ठीक है। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स किसी वित्तीय वर्ष के आरंभ में 50 लाख या उससे अधिक है किसी कंपनी के पास, तो उसे इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। या फिर कंटिन्यू पिछले लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज जो टर्नओवर है 5 करोड़ से अधिक रहा है, तो उसको भी इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। या फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा कोई कंपनी लिस्टेड हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ठीक है। यार पेन सही नहीं चल रहा है, CO
छोड़ो यार उसको, ठीक है, ये समझ जाओ। मैं यहाँ पे इंटरनल लिस्टेड कंपनी लिख रहा था, वो चल नहीं रहा है सही, तो इसलिए लिखा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, मैं इनको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे आप वापस से इनको रिकॉल कर सकें। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए वाली, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा एवरेज टर्नओवर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगा लीजिए, एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है। और तीसरा हो जाएगा सूचीबद्ध, कोई कंपनी कोई लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अगर ये 3 कंपनियां हैं तो उनको कारो 2003 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था रखनी होगी तथा अंकेक्षण को कारो रिपोर्ट में ये टिप्पणी देनी होगी, कंपनी के आकार प्रकार तथा प्रकृति के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण ऑडिट की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी कौन बताता है, एक ऑडिटर ही बताता है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्थापना करना संस्था के प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन एस्टेब्लिश करेगा, संस्था के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। अंकेशक को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विश्वास करने से पूर्व प्रणाली का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, अर्थात ये जांच कर लेनी चाहिए कि प्रणाली में कोई कमी तो नहीं है, और यदि कोई कमी है तो उस व्यवसायिक जो व्यवहारों पर इसका प्रभाव, जो उसके प्रभाव पड़ेंगे उसका मूल्यांकन करना चाहिए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई कमी हो तो उसकी सूचना प्रबंधकों को देनी चाहिए। इस रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, कमजोरियों का पत्र या लेटर ऑफ वीकनेस कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेटर ऑफ वीकनेस क्या होता है या कमजोरियों का पत्र क्या होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो किसी कंपनी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है उसमें कोई कमी रह गई है तो उसे उसके बारे में जो सूचना मैनेजमेंट को दी जाती है, उस जो सूचना देने वाला पत्र होता है, जो पत्र लिख के भेजा जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, कमजोरियों का पत्र या लेटर ऑफ वीकनेस कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए डी पॉल के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से आशय व्यवहारिक रूप से कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सतत आंतरिक अंकेक्षण हैं, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतंत्रतापूर्वक अन्य कर्मचारी द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि एक कर्मचारी के द्वारा जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं उनको चेक कंपनी का ही दूसरा कोई जो कर्मचारी है उसके द्वारा वो जांच की जाती है। मतलब एक कर्मचारी की जांच कौन कर रहा है, जैसे मान लीजिए कर्मचारी ए है तो इसकी जांच कौन कर रहा है, इसकी जांच कर रहा है कर्मचारी बी से करवा ली जाएगी। बी की जांच कौन करेगा, सी करेगा, सी की कौन करेगा, डी करेगा। तो इस तरीके से एक का काम दूसरे के द्वारा चेक किया जाता है इसके अंदर, जिससे कोई भी कमी ना रहे, ठीक है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आंतरिक जाँच, इंटरनल चेक व आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या आते हैं, एक तो इंटरनल चेक आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, इंटरनल ऑडिट आ जाएगा। तो ये किसके भाग हो गए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के भाग हो गए, ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार जिसे कंपनी अंकेक्षक नामक अध्याय में वर्णित किया गया है। ये थोड़ा सा वहाँ जाके देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहे डेप्थ में जाके, ठीक है। अब देखिए आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव हैं इंटरनल कंट्रोल के। पहला ऑब्जेक्टिव है आपके सामने कि यह सुनिश्चित करना कि व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में सही प्रकार से रिकॉर्ड कर लिया गया है। दूसरा, ठीक है, गलती एवं कपट को शीघ्रता से पकड़ना और इसके दोहराव को रोकना। आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य उत्तरदायित्व केंद्रों, जो भी रेस्पॉन्सिबल सेंटर्स हैं उनकी स्थापना करना तथा प्रत्येक क्रिया के संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एज एन लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जो कंपनी के कर्मचारी हैं, संस्था के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर आगे वापस चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये वाला सही नहीं आया, लिखा गया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 है ना। वास्तविक परिणामों की तुलना निर्धारित लक्ष्य के साथ करना और विचलनों को दूर करना, ठीक है। चौथा पॉइंट हो जाएगा संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसके दुरुपयोग को रोकना, कुशलता एवं निष्पत्ति में सुधार करना, उचित अंतराल पर विद्यमान संपत्तियों की रिकॉर्ड हुई संपत्ति से तुलना करना तथा किसी भी अंतर की दशा में उपयुक्त कदम उठाना। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल चेक, ठीक है। तो आंतरिक निरीक्षण, अभी आंतरिक निरीक्षण किसका भाग था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही भाग था, अभी पीछे बताया आपको, ठीक है। से तात्पर्य ऐसे उपायों से लगाया जाता है जिन्हें व्यापारिक
जो व्यापारिक होते हैं ना, व्यवहारों को पुस्तकों में शुद्ध लेखन के लिए अपनाया जाता है। संस्था के एक कर्मचारी, संस्था का क्या है, एक जो कर्मचारी होता है उसके द्वारा किए गए कार्यों की संस्था के किसी अन्य कर्मचारी के द्वारा की गई जांच क्या कहलाती है, इंटरनल चेक कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें सिंपल सी बात है। इंटरनल चेक मतलब आपने कंपनी के अंदर ही एक कर्मचारी ने कोई काम किया, अब उसको कंपनी के किसी दूसरे अन्य कर्मचारी के द्वारा उसकी जांच करा ली जाएगी, तो उसे ही इंटरनल चेक कहा जाता है। ठीक है, ये कार्य विभाजन की एक व्यवस्था है जिसका निर्माण कार्य मतलब इसका निर्माण करना प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। इस विभाजन व्यवस्था द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी लेन देन का पूर्ण निपटारा किसी एक व्यक्ति के अधिकार में ना रहे और एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की अनिवार्य जांच संस्था के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा करवाई जाए। ठीक है, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक कर्मचारी है उसी के हाथ में सारा कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर उसके हाथ में रहेगा तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकता है। ये लेखा प्रणाली के संगठन का वह तरीका है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कर्तव्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि किसी व्यक्ति को एक व्यवहार के प्रत्येक पहलू का लेखा नहीं दिया जाता, ताकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बिना दलबंदी, है ना, जो कॉल्यूजन के मतलब दलबंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जो दलबंदी के द्वारा जो कपट किया जा सकता है उसे रोका जाए और गलतियों की संभावना को कम किया जाए। ये किसने कहा था, स्पाइसर एंड पैगलर के द्वारा ये शब्द कहे गए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, स्पाइसर एंड पैगलर। और जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आंतरिक नियंत्रण एक निरंतर चलने वाला आंतरिक अंकेक्षण है जो कर्मचारी द्वारा स्वयं ही किया जाता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के कार्य स्टाफ के ही अन्य व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। डी पोलर ने डेफिनेशन दी थी ये। अब देखिए आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक क्या क्या, लेन देन और विभिन्न व्यवहारों के सही लेखांकन को सुनिश्चित करना, कपट एवं गलतियों को शीघ्रता से पकड़ा जा सके और उनकी पुनरावृत्ति रिपीटिशन को रोका जा सके। अगर बार बार कोई कंपनी में कपट हो रहा है, कोई एरर्स आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इंटरनल चेक के द्वारा उनको करेक्ट कर लिया जाएगा, फिर उनको वहीं के वहीं उनको ख़त्म भी किया जा सकता है, उनको उनकी जो रिपीटेशंस हैं वो वापस ना हो, इसकी भी ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, अंतिम खातों को शीघ्रता से तैयार करना और लास्ट पॉइंट है अंकेक्षण का कार्य सरल होना। ठीक है, तो जब एक कंपनी में एक एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो ऑडिटर का काम तो वैसे भी कम हो ही जाता है। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण व आंतरिक जांच दोनों एक साथ चलते हैं, अर्थात पूरक हैं। आंतरिक अंकेक्षण से वैधानिक अंकेक्षण के कार्यों को कम नहीं किया जा सकता, समय को बचाया जा सकता है, लेकिन उत्तरदायित्व को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको कम नहीं किया जाता, कम चाहे कोई भी काम करे। ठीक है, ऑडिटर की हमेशा लाइबिलिटी रहेगी। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंतरिक अंकेक्षण का वास्तविक उपयोग तभी संभव होगा जब उसे प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट के एक भाग के रूप में समझा जाए, ना कि उसे सहायक के रूप में समझा जाए। ठीक है, वैधानिक अंकेक्षण सदस्यों अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण प्रबंधकों संचालकों के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि बाहरी अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण पर अधिक विश्वास करता है तो अंकेक्षण का जोखिम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आंतरिक निरीक्षण की एक अच्छी प्रणाली अंकेक्षण के कार्य को कम करती है, उसके दायित्व को नहीं। अगर किसी कंपनी में एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो इंटरनल चेक भी अच्छा होगा। ठीक है, इंटरनल चेक अच्छा होने से क्या होगा, वहाँ पे जो इंटरनल ऑडिट करी जा रही है वो भी सही तरीके से हो रही है, तो ये सब कंबाइंडली हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली जो अच्छी कंपनी में विद्यमान है तो उससे क्या होता है, ऑडिटर का काम कम होता है पर उसकी लायबिलिटी जो उसका उत्तरदायित्व है वो कम नहीं होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, आंतरिक जांच कार्य संपादन के दौरान होने वाली क्रिया है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण क्या है, कार्य संपादन के बाद होने वाली क्रिया है। तो जांच पहले हो जाएगी, जब कार्य कर रहे हैं तभी जांच करा ली जाती है। ठीक है, परंतु आंतरिक अंकेक्षण कब होता है, जब सारी ट्रांजेक्शन लिख ली गए उसके बाद ही उसकी क्या करेंगे, ऑडिटिंग कराई जाती है। इंटरनल ऑडिट बाद में होती है। ठीक है, आंतरिक जांच की सहायता से कपट व त्रुटियों को रोका जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण की सहायता से कपट व त्रुटियों को क्या करा जाता है, पकड़ा जाता है। यहाँ रोका जाता है और यहाँ पे पकड़ा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण की सहायता से क्या करा जाता है, कपट व त्रुटियों को पकड़ा जाता है, और आंतरिक अंकेक्षण की सहायता से कपट व त्रुटियों को रोका, आंतरिक मतलब जाँच, सॉरी। ठीक है, आंतरिक जांच, ठीक है, इंटरनल चेक के द्वारा क्या किया जाता है, कपट व त्रुटियों को रोका जाता है। जांच से क्या होगा, जैसे मैं
अपन कोई जांच करेंगे तो अपन जांच करके जो भी कोई कपट व त्रुटियां हो रही हैं उनको रोक सकते हैं, ठीक है। पर अपन ने आंतरिक अंकेक्षण करेंगे तो अब जो हो चुकी हैं, जो कपट हो चुका है उनको पकड़ा जाएगा बाद में, ठीक है। ऑडिटिंग से क्या होता है, अपन पकड़ने का काम करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इन नामों को ध्यान रख लें। यहाँ से आपके एग्जाम में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब ये चीज़ें आपको वहाँ पे याद आ जाएंगी जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आ जाइए, आंतरिक जांच ICS का प्राथमिक चरण है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण ICS का क्या है, द्वितीय चरण है, ठीक है। जांच कौन सा हो गया, पहला चरण हो गया, फर्स्ट चरण हो गया, और आंतरिक अंकेक्षण क्या हो गया, द्वितीय चरण हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखना। व्यापार के बड़े आकार में कुशल संचालन को स्थापित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाता है। एक कुशल आंतरिक नियंत्रण तंत्र कपटों को कम करता है, क्योंकि यह कर्मचारियों पर नैतिक दबाव बनाकर रखता है, ठीक है। आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था एक प्रहरी का काम करती है और आंतरिक अंकेक्षण को वैधानिक अंकेक्षण का पूरक कहा जाता है, ठीक है। वैधानिक अंकेक्षण जो मतलब लीगल ऑडिटर होता है। आ जाइए, देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब जाते जाते क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो इनको देख लीजिए और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो। लेखा परीक्षा के किस कार्य में समय अनुसार आंतरिक नियंत्रण के परिरूपण और परिचालन का मूल्यांकन करना और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। तो देखिए, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिलान, निगरानी, बेंचमार्किंग या रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। जब IAS के प्री का एग्ज़ाम होता था पहले 2010 से पहले, है ना, मतलब जब नया सिलेबस नहीं आया था उससे पहले, तो ये क्या था, पहले एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। तो ऑप्शनल में अगर जैसे किसी के पास में कॉमर्स है तो कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये बताइए कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण आवश्यक नहीं होता। प्रणाली अभिनिश्चित करना, प्रणाली का मूल्यांकन करना, आंतरिक नियंत्रण योजना बनाना या आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली बनाना। तो इन 2 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको देखो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।